आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के मृदा अपरदन अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने मृदा अपरदन के बारे में कुछ सामान्य विशेषताएं, सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम लोग उस अध्ययन से आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं, मृदा अपरदन एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा के ऊपरी आवरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। मृदा पदार्थ या मृदा का ऊपरी परत जल तथा वायु के द्वारा स्थानांतरित होता है। तात्पर्य यह है कि मृदा अपरदन मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों द्वारा ही होता है, लेकिन इसमें मानवीय तत्व भी समाहित किए जाते हैं। मानव द्वारा भी मृदा की गुणवत्ता या मृदा का अपरदन अपनी क्रियाओं द्वारा होता है। मानव की क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक साधनों जल, पवन इत्यादि द्वारा जब भूमि की ऊपरी परत या आवरण नष्ट हो जाता है तो उसे भूमि अपरदन कहते हैं। भूमि अपरदन से भौतिक क्षति के अलावा आर्थिक हानि भी होती है। भौतिक क्षति से तात्पर्य यह है कि मृदा अपनी उर्वरता खो देती है, अपनी गुणवत्ता खो देती है इस अपरदन के द्वारा, क्योंकि मृदा के जो ऊपरी तत्व हैं जो कि कृषि कार्य के लिए सहायक होते हैं या भूमि की उर्वरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनका जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटाव हो जाता है या चले जाते हैं तो वो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के कटाव हुए हैं या जिस क्षेत्र का ऊपरी आवरण अन्यत्र गया हुआ है, उस जगह की गुणवत्ता या उर्वरता प्रभावित हो जाती है। गुणवत्ता उर्वरता प्रभावित होने से उस क्षेत्र के निवासी या उस क्षेत्र के कृषक कृषि कार्य में उस प्रकार की उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाते जहां मृदा कटाव से पहले वाली स्थिति थी। तात्पर्य यह है कि मृदा के अपरदन से या मृदा के कटाव से कृषि उत्पादकता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। धीरे धीरे भूमि बिल्कुल ही अनुर्वर हो जाती है, उर्वरता समाप्त हो जाती है। तो कृषि के दृष्टिकोण से मृदा अपरदन उपयुक्त नहीं है। मृदा क्षरण कृषि के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है और उत्पादन कम होने से किसानों की आर्थिक हानियां होती हैं, जिससे कहीं ना कहीं बृहद रूप में देश के उत्पादन में भी कमी आती है। भूमि की इस ऊपरी परत में ही वनस्पतियों के उगने के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। अगर ये कट जाएंगे, कटाव हो जाएगा या अन्यत्र स्थानांतरित हो जाएंगे तो ये जो पोषक तत्व हैं वो मृदा में नहीं रह पाएगा। इस सतह के नष्ट होने के कारण ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। मिट्टी के अपरदन को विद्वानों ने रेंगती हुई मृत्यु या क्रीपिंग डेथ की संज्ञा भी दी है। भूमि अपरदन के कारण ये जो क्रीपिंग डेथ है या रेंगती हुई मृत्यु है, जो कि भूमि अपरदन का एक अन्य नाम है, उसके कारण क्या है? पहला जो है वर्षा की प्रकृति। वर्षा की प्रकृति, मूसलाधार वर्षा होने पर भूमि जल को सोख नहीं पाती है और वाही जल के रूप में सारा वर्षा जल बह जाता है तथा अपने साथ ऊपरी परत सहित अनेक उपजाऊ तत्वों को बहाकर ले जाता है। शुष्क क्षेत्रों में यही कार्य पवन द्वारा किया जाता है। वर्षा की प्रकृति, ध्यान रखने की बात यह है, जिन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जब बारिश का पानी आता है तो सारा वर्षा का जल बह जाता है और अपने साथ साथ भूमि के ऊपरी परत जो कि उपजाऊ तत्व हैं उनको अपने साथ बहा के ले जाती है, जिससे मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है
और दूसरी बिंदु है, दूसरा कारण है ढाल। ढाल मतलब ये अधिक ढालू भूमि पर मिट्टी का अपरदन अधिक होगा। ढालू क्षेत्र है, वहाँ पे असंगठित मिट्टी के कण असंगठित होते हैं। वहाँ पर मृदा का कटाव या मृदा का ऊपरी आवरण या पोषक तत्वों सहित ऊपरी तत्व बड़ी तेजी से इनका कटाव शुरू हो जाता है और ये अन्यत्र चले जाते हैं। तीसरा बिंदु है धरातलीय रचना। धरातलीय रचना धरातलीय रचना में ढीले कण वाली शैलों का अपरदन सरलता व तीव्रता से होता है। इसके विपरीत कठोर शैल वाली रचना का अपरदन धीमी गति से होता है। निश्चित तौर पे जो कण ढीले होंगे, असंगठित होंगे, उन क्षेत्रों में अपरदन का कार्य तेजी से होगा। जल द्वारा या वायु द्वारा अपरदन तेजी से होगा। इसके विपरीत कठोर शैल वाले क्षेत्रों में अपरदन का कार्य धीमी गति से होगा। और चौथा है अत्यधिक पशुचारण। पशु जड़ समेत घास को उखाड़ते हैं। इनके खुरों से भी मिट्टी ढीली पड़ती है। पर्वतीय ढालों पर अत्यधिक तथा अविवेकपूर्ण पशुचारण द्वारा भारी मात्रा में मृदा का अपरदन होता है। तो अत्यधिक पशुचारण भी मृदा के कटाव के लिए उत्तरदायी है। दो कारणों से होते हैं ये, दो तरीके से करते हैं। पहला तो पशु घास को जड़ समेत उखाड़ कर खा जाते हैं। तो घास जो है या जो वनस्पतियां हैं वो भी मिट्टी को संगठित रखती हैं। आप किसी वनस्पति के जड़ को उखाड़िए और देखिए प्रैक्टिकल तौर पे, तो देखेंगे जड़ में अनेक मिट्टियां जुड़ी होती हैं। तो जब इनको जड़ समेत उखाड़ दिया जाएगा तो ये ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़ने से क्या होगा, फिर वो कटाव जल्दी से होगा, तेजी से होगा। और दूसरा ये कि जब पशुचारण होता है तो पशुओं के खुरों से, पशुओं के पांव से मिट्टी कटने लगती है, ढीली पड़ जाती है और ढीली मिट्टी का अपरदन बहुत तेजी से होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पशुचारण अत्यधिक मात्रा में है वहाँ पर भूमि का कटाव तेजी से होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मानवीय तत्व है। ये तीनों तो क्या थे, प्राकृतिक तत्व, ये मानवीय, ये प्राकृतिक कारणों से, ये मानवीय। और पांचवा कारण है वनों का कटाव। वनों का कटाव, वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है, जैसा मैंने एक उदाहरण से आपको बताया था। वनों के अत्यधिक शोषण के कारण प्राकृतिक वनस्पति विहीन ढाल अपरदनकारी शक्तियों से अधिक प्रभावित होता है तथा कटाव अधिक होगा। जिन क्षेत्रों में वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहां पर मृदा कटाव लगभग शून्य सा रहता है, और जहां पर जो वनस्पति विहीन क्षेत्र है वहां मिट्टी का कटाव, मृदा का कटाव तेजी से होता है। ये भी मानवीय फैक्टर हैं। और छठा है स्थानांतरणशील कृषि। कहीं कहीं कृषि पद्धति भी मृदा के कटाव के लिए उत्तरदायी होती है। स्थानांतरणशील कृषि विशेषकर पर्वतीय भागों में देखने को मिलती है, जहाँ पर सर्वप्रथम कृषि कार्य के लिए वृक्षों को काट करके, जला करके साफ किया जाता है। फिर उस क्षेत्र में 2-3 सालों के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और जब उस क्षेत्र की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ वन पाए जाते हैं, उनको फिर काटते हैं
काटने के बाद उनको जलाते हैं, जलाने के बाद कृषि कार्य करते हैं 3-4 साल तक, फिर उस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ऐसे इस प्रक्रिया से वनों का तो विनाश होता ही है, वनस्पति विहीन ढाल अपरदन के शिकार होते हैं और ये भूमि अपरदन तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये हमने देखा आज के अध्ययन में कि भूमि अपरदन के प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानवीय कारक भी उत्तरदायी है। प्राकृतिक कारकों में वर्षा की प्रकृति, ढाल, धरातली रचना, और मानवीय कारकों में या मानवीय कारणों में अत्यधिक पशुचारण, वनों का कटाव तथा स्थानांतरणशील कृषि शामिल है। हम लोगों ने आज भूमि अपरदन के बारे में पढ़ा, किन कारणों से भूमि अपरदन होता है इसे समझा। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस ई लेक्चर को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।